वेलकम टू जीटी एजुकेशन। आज हम स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड जीएसीबी जो है उनका जो 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स के अंदर साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 7 काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। In this chapter we will get what is the difference between counseling and psychotherapy. इन द पास्ट डेज कैसे जो लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज थे उनको वो कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते थे, उनके पास सॉर्ट आउट करने के लिए क्या था, आज की जनरेशन के पास उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा इस चैप्टर में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो कहते हैं in the past times or old days people are used to seek advice or counsel from a wise man। जहाँ के जो लोग रहते थे वहां के जो वाइज लोग थे, समझदार जो लोग थे, वो लोग उनके पास जाते थे, अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज को एक्सप्लेन करते थे और अपना जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट लेते थे। धीरे धीरे साइकोलॉजी के अंदर चेंजेस आने लगा, साइकोलॉजी एक एज अ साइंस कुछ रिसर्च आने लगी, साइकोलॉजी से लोगों के ब्रेन को समझना इजी होने लगा। तो एक काउंसलर या काउंसलिंग नाम का एक वर्ड मार्केट के अंदर आया और ये जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग हमें कब करना है और साइकोथेरापी हमें कब करना है, हम इस चैप्टर के अंदर उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भाई काउंसलिंग होता क्या है उसके बारे में अगर हम पढ़े तो काउंसलिंग एक वर्ड है जो आज हर जगह यूज होता है। बेसिकली काउंसलिंग कब यूज किया जाता है कि कोई एक पर्सन जो एक्सपर्टाइज अपने सब्जेक्ट के अंदर वो किसी और को गाइड करने के लिए काउंसलिंग करता है, उसको समझाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं काउंसलिंग करना। कार्ल रॉगर्स और पीटर फोसा और हॉफमैन स्पेल्ट ने यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है। तो कार्ल रॉगर्स ने क्या डेफिनेशन दिया था? कार्ल रॉगर्स ने डेफिनेशन ये दिया हुआ है कि काउंसलिंग इज द सीरीज ऑफ कॉन्टेक्ट aimed at helping the person for changing his attitude and behavior। तो काउंसलिंग एक तरह का ऐसा सीरीज ऑफ कॉन्टेक्ट है जिसका एम क्या है, तो कि जो पर्सन है जिसको साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर हमें चेंज करना है। नंबर टू, काउंसलिंग is a happy therapy or happy relationship between professionally trained expert or the help seeker। तो सीधा आप एग्जामिनेशन में इस तरह से लिख सकते हो कि काउंसलिंग इज द हैप्पी रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोफेशनली ट्रेन एक्सपर्ट, जिसे हम लोग काउंसलर के नाम से जानते हैं, एंड द हेल्प सीकर हु नीड हेल्प फॉर हिज और हर पर्सनल अफेयर्स। काउंसलिंग कब होता है? तो काउंसलिंग करने के लिए हमें दो लोगों की जरूरत है या दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी काउंसलिंग हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन काउंसलिंग का मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग है एक तो इंटरेक्शन होना और दूसरा दोनों के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। ये जो स्पेशल रिलेशनशिप है ये यूनिक होनी चाहिए, कंपनसेट होनी चाहिए। अगर ये यूनिक नहीं है, कंपनसेट नहीं है, एक दूसरे को पसंद नहीं है, काउंसिली और काउंसिली के बीच में रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप हो रहा है, तो जो काउंसिली है, जो पर्सन जिसका पास प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, उनका जो भी बिहेवियर है वो चेंजेस नहीं होने वाला है। तो लिज के हिसाब से तीन डेफिनेशन, तीन एलिमेंट है काउंसलिंग के लिए। नंबर वन, काउंसिली होना चाहिए। नंबर टू, काउंसलर होना चाहिए। और नंबर थ्री, दोनों के बीच में इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होना चाहिए। तो काउंसली क्या है? तो काउंसली एक ऐसा पर्सन है जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसको हेल्प की जरूरत है और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास जाएगा? काउंसलर के पास जाएगा। अब जो प्रॉब्लम है जिससे उसे हम लोग काउंसली भी कह सकते हैं और उसे हम लोग क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। नंबर टू, काउंसलर कौन होता है? तो कि काउंसलर एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है और स्पेसिफिक स्किल्स होती है जिसका यूज करके
काउंसली की प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसको इजीली उसका बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज कर सके। नंबर 3 जो है वो है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। ये जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है काउंसलर और काउंसली के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू दोनों के बीच में रिलेशन भी क्रिएट होगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आएगा। तो जब कभी भी आप काउंसलिंग करने बैठो तो स्टेप क्या है? वैसे देखने जाए तो ऑफिशियली कोई स्टेप नहीं होते उनके, मतलब वही डायनामिक है, चेंजेबल प्रोसेस है हर एक बार हर एक चीज के, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो हमें ब्रामर और शॉर्ट टर्म ने हमें बताई गई है। तो नंबर 1, टू नो द पर्पस ऑफ द काउंसिल, द नो द पर्पस ऑफ द काउंसिली फॉर कमिंग। काउंसिली आपके पास क्यों आया है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसीलिए वो आपके पास आया है। नंबर 2, एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप। अब भाई उसको प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा। अब ये रिलेशनशिप कैसा है, तो कि भाई ये रिलेशनशिप डिपेंड करता है कि भाई आपको, मतलब काउंसलर काउंसली को कितना ट्रस्ट है आपके ऊपर। जितना ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप करोगे उतनी अच्छी तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाओगे। जब ये रिलेशनशिप बिल्डअप होता है काउंसलर और काउंसली के बीच में, तो उसे हम लोग साइकोलॉजी के लैंग्वेज में हम लोग उसे कहते हैं रैपो बिल्डअप करना। ठीक है, रैपो बिल्डअप करना, ये वर्ड को ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 3 जो है वो है कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन ऑफ अ गोल। तो कि इस स्टेप के अंदर क्लैरिफिकेशन, लिमिटेशन एंड गोल ऑफ काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। भाई आपको क्या क्या क्लियर करना है, क्या आपकी लिमिटेशन है और आपका क्या गोल है काउंसलिंग का, वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 जो है वो क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। In this step, clarification regarding the problem is explained. Here, the problem is clearly explained to the counseling. आपको काउंसलिंग, मतलब जो काउंसलर है, आप नहीं, मतलब काउंसलर जो है वो काउंसलर काउंसली का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम काउंसली के सामने एक्सप्लेन उसको कर प्रॉपरली वो कर पाए, वो उसका ध्यान रखना है। अगर वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझ कर उसके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, देन यू आर नॉट अ गुड काउंसलर। Number 5, deal with the problems and goal. By clarifying the nature of the problem, make required changes in the goal and deciding the plan for the procedure further become the main function of this process. तो भाई एक बार आपको नेचर ऑफ द प्रॉब्लम पता चल जाता है, देन यू नीड टू चेंज द बेसिक चेंज इन द गोल। भाई क्या करोगे, कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए। नंबर 6, to make a work plan before ending the counseling process under the observation of the counselor. New planning and the new behavior pattern should be tried. बराबर, हर बार एक ही पैटर्न आपको नहीं ट्राई करनी है। हर एक सेशन के अंदर आपको एक नया प्लान आपके पास होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करनी है। और लास्ट में जब ये सारा प्लान आप प्रॉपरली वर्क कर लोगे, तब आपको काउंसिल के सामने अपना रिजल्ट बताना है, जिसे हम लोग कहते हैं कंक्लूजन पर आपको आना है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स है जो हमारे पास है, इस स्टेप को हमें ध्यान में रखते हुए आपको काउंसलिंग करना है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काउंसलिंग जो है वो क्या है, तो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काउंसलिंग जो हमें पेटन सर ने बताए हुए हैं, so कि counseling from counseling sides is related to voluntary change in the behavior। तो काउंसेलिंग के साइड से अगर हम सोचे तो कि उसको अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस लाना है। इस काउंसेलिंग का एम क्या होना चाहिए, देखिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि जो उसके बिहेवियर के अंदर या एक ऐसे एटीट्यूड के अंदर थोड़ा सा भी चेंज लाए। नंबर 3, काउंसलिंग एक एक्टिव लिसनिंग प्रोसेस है। मतलब क्या है कि जब कभी भी आप काउंसलिंग करने बैठते हो तब आपको जो काउंसली है उसको प्रॉपरली अच्छी तरह से उसको सुनना है। आपके काउंसली की तरफ से बोले गए हर एक वर्ड को आपको बहुत एक्टिवली सुनना है।
बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको सिर्फ सुनते ही रहना है, बीच में आपको हमिंग देना है, उसको छोटे छोटे रिप्लाई भी देना है। नंबर 4, काउंसलर के पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जो उसको बाकी के लोगों से, बाकी दुनिया से एक उसको अलग करता हो, उसको बाकी दुनिया से अलग करता हो, एक ऐसी स्किल होनी चाहिए। काउंसलिंग एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आपको क्रिएट करना, आपको रहना है। जब काउंसली और काउंसलर दोनों एक जगह पर बैठे हो, एटमोस्फियर क्लीन हो, क्लियर हो, ठीक है, रिफ्रेशमेंट हो, तब काउंसली आपके सामने, मतलब काउंसलर के सामने अपने प्रॉब्लम को इजीली डिस्क्राइब कर सकता है। अगर कंटिन्यूअसली हैमरिंग हो रहा है या कंटिन्यूअसली नॉइज हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यू बहुत ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट है, तो काउंसली अपने प्रॉब्लम पर भी फोकस नहीं कर सकता और आपके सामने कुछ क्लीन या क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। ठीक है। और नंबर 5 जो है, काउंसलिंग के थ्रू काउंसिल आपको जो भी बातें बताता है वो आप कॉन्फिडेंशियल रखनी है। नंबर 6 जो है, काउंसली के पास, काउंसली कौन है? तो कि भाई जिसके पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और काउंसलर क्या है कि जिसके पास ऐसी स्किल है जो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट या सॉल्यूशन दे सके। तो अगर हमें एक इफेक्टिव काउंसलिंग करना है, किसी भी पर्सन को हमें हेल्प करना है, तो हमारे पास कुछ बेसिक लर्निंग होनी चाहिए पर्टिकुलर पर्सन की, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर पर्सन की, जो काउंसलिंग है, काउंसली है उसकी। कैसी? देख भाई, वो कैसे, वो कौन है, क्या पोस्ट है, क्या उसकी डेजिग्नेशन है, कहाँ रहता है, किस एनवायरनमेंट में रहता है, उसके आसपास क्या है, उसका रोल क्या है, बिहेवियर क्या है, तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। पेटरसन और एसनबर्ग जो है वो हमें कुछ इफेक्टिव स्किल्स के बारे में यहाँ बताते हैं कि जो काउंसलर है उसके पास कैसी स्किल्स होनी चाहिए। तो कि सबसे पहली स्किल कि जो पर्सन है, वो पर्सन के पास, जो काउंसलर है वो काउंसलर के पास एक स्किल होनी चाहिए ताकि वो अपने प्रॉब्लम को प्रॉपरली कॉप अप कर सके। नंबर 2, उसके पास एक ऐसा नॉलेज होना चाहिए जो बाकी लोगों से, काउंसिली को ऐसा लगे कि हाँ, मेरा प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो सकता है। काउंसिली का जो बिहेवियर है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता होना चाहिए, बराबर। और काउंसिली के माइंड में अपने लिए एक ट्रस्ट प्रोड्यूस कर सके। अगर इतनी स्किल्स आपके पास है तो काउंसिली और काउंसलर के बीच में एक अच्छा रैपो बिल्डअप होगा, और काउंसलर आपको, मतलब काउंसली को एक अच्छे से सॉल्यूशन पर ला सकता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एक नए टॉपिक के साथ, एक इसी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।